आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने लेक्चर का आगाज़ एक कहानी से करना चाहूँगी। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक उस्ताद अक्सर अपने शागिर्दों से कहा करते थे, बच्चों ये दीन बड़ा कीमती है, इसकी कदर किया करो। ये दीन एक कीमती तोहफ़ा है और इसकी कदर किया करो। और बच्चे भी अक्सर इस बात को सुनते रहते। एक दफ़ा एक तालिबे इल्म का जूता टूट गया। वो अपना टूटा हुआ जूता लेकर एक मोची के पास गया और कहने लगा कि आप मेरा जूता मुरम्मत कर दें, बदले में मैं आपको दीन की एक बात सिखाऊंगा या दीन का एक मसला सिखाऊंगा। मोची कहने लगा, तुम अपना दीन अपने मसले अपने पास रखो और पैसे निकालो। बच्चे ने कहा कि मेरे पास पैसे मौजूद नहीं, अलबत्ता मैं आपको दीन की एक कीमती चीज़ बता सकता हूँ, एक कीमती बात आपसे शेयर कर सकता हूँ। मोची ने इनकार कर दिया और बच्चा बग़ैर जूता बनवाए वापस लौट गया। बच्चे ने जाकर अपने उस्ताद को सारा वाक़या सुनाया और कहने लगा, उस्ताद साहब, आप अक्सर हमसे कहा करते हैं कि ये दीन बड़ा कीमती है, ये दीन एक कीमती तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से और इसकी कदर किया करो। जबकि मैं आज एक मोची के पास गया, उससे मैंने कहा कि मेरा जूता मुरम्मत कर दो, बदले में मैं तुम्हें एक कीमती मसला बताऊंगा, एक कीमती मसला सिखाऊंगा, तो उसने जूता मुरम्मत करने से इनकार कर दिया। तो उस्ताद साहब, इसका मतलब ये है कि लोगों के करीब दीन की कोई अहमियत नहीं है, जबकि आप हमसे कहते हैं कि ये दीन बड़ा ही कीमती है। अब उस्ताद साहब भी नहायत दाना और अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हें ये एक मोती देता हूँ, इस मोती को पकड़ो और सब्ज़ी मंडी की तरफ चले जाओ और वहाँ जाकर इसका रेट लगवाना, इसकी कीमत मालूम करना। अब लड़के ने वो मोती पकड़ा और सब्ज़ी मंडी में चला गया। वहाँ जाकर उसने एक सब्ज़ी फ़रोश से पूछा कि आप इस मोती की क्या कीमत अदा करेंगे। वो कहने लगा, ये मोती मुझे दे दो और इसके बदले में यहाँ से चंद लीमू उठा लो, और ये भी मैं इसलिए ख़रीद रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे इससे खेलकर खुश हो जाएंगे। अब वो लड़के ने जब देखा कि इस मोती की कीमत 3-4 लीमू है, तो वो वापस अपने उस्ताद के पास लौट आया और सारा माजरा सुनाया। उस्ताद साहब ने कहा, बेटे अब इसी मोती को पकड़ें और इसे एक सुनार की दुकान में ले जाएं या सुनार की मार्केट में जाएं और वहां जाकर इसकी कीमत मालूम करें। लड़के ने ऐसा ही किया। उसने वो मोती लिया और सुनार की दुकान में दाखिल हो गया। सुनार से पूछने लगा कि प्लीज़ मुझे इसकी कीमत बताएं कि इस मोती की क्या कीमत है। सुनार ने जब मोती देखा तो वो कहने लगा, ये बेहद कीमती मोती है, अगर तुम इसके बदले मुझसे मेरी सारी दुकान भी लेना चाहोगे तो मैं इनकार नहीं करूँगा, बल्कि ये इसकी कीमत कम ही होगी। जब बच्चे ने ये सब देखा तो वो गया उस्ताद के पास और उसने अपने उस्ताद को सारा माजरा सुनाया कि उस्ताद साहब, सुनार साहब कहते हैं कि इसके बदले में वो अपनी पूरी दुकान भी मुझे देने को तैयार हैं। तो उस्ताद साहब ने समझाया कि बेटा, हर चीज़ की कीमत उसकी मंडी में लगती है और दीन की कीमत अल्लाह की मंडी में लगती है। लिहाजा इससे इखलाकी सबक ये हासिल होता है कि
वो लोग जो किसी चीज़ की कीमत से वाकिफ़ नहीं होते, उसकी कदर नहीं जानते, तो वो उसे अहमियत नहीं देते। जबकि जो अहले इल्म होते हैं, जो हर चीज़ की कीमत जानते हैं, उसकी कदर जानते हैं, अहमियत जानते हैं, तो वो उन चीज़ों को परखते भी हैं और उन हर बात की इज़्ज़त भी करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इस्म। इस्म का मतलब होता है नाम। इस्म अज्ज़ाए कलाम में से एक है। किसी भी चीज़, किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन हसन, कापी, स्कूल, बिल्ली, या फिर आप खुशी, गम, क्योंकि ये कैफियत है ना, एक खुशी भी एक कैफियत है, गम भी एक कैफियत है, तो ये भी इस्म में शामिल हैं। यानी अगर हम अशख़ास की बात करें तो इसमें लड़का, लड़की, आदमी, औरत, ये अशख़ास में शामिल हैं। ये इस्म की मिसालें हैं। अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो उसमें कपड़े, बर्तन, जूते, कुर्सी, मेज़, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अगर हम किसी जगह की बात करें तो उसमें कोई भी शहर, देहात या कोई मुल्क, ये जो हैं ये इस्म की ही मिसाल हैं, लेकिन ये किसी जगह पर मुश्तमिल है, यानी ये किसी जगह का नाम है। इसी तरह कैफियत में खुशी, गम, नींद, घबराहट, सच, झूठ, ये सारे जो हैं इस्म की मिसाल हैं। इसके बाद देखेंगे जी हम इस्म की इक़साम। अब इस्म की इक़साम दो तरह की हैं। नंबर एक, इस्म की इक़साम मानी के लिहाज से, और नंबर दो, इस्म की इक़साम बनावट के लिहाज से। सबसे पहले हम देखेंगे इस्म की इक़साम बालिहाज मानी, यानी मानी के लिहाज से इस्म की कितनी इक़साम हैं। तो मानी के लिहाज से इस्म की दो इक़साम हैं, इस्म नकरा और इस्म मारफा। सबसे पहले इस्म नकरा। इस्म नकरा वो इस्म है जिसमें किसी भी आम शख्स, किसी भी आम चीज़ या किसी भी आम जगह का ज़िक्र पाया जाए, इसे इस्म नकरा भी कहते हैं और इसमें आम भी कह सकते हैं। मसलन लड़का। अब लड़का बता दिया है, लेकिन लड़के का कोई मखसूस नाम यहाँ पर वाज़ेह नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये इस्म नकरा की फ़हरिस्त में आएगा। उसके बाद है किताब। तो किसी भी किताब का कोई मखसूस नाम नहीं बताया गया। इसके बाद शहर, यानी कि इनके कोई मखसूस नाम नॉमिनेट नहीं किए गए, तो ये इस्म नकरा की फ़हरिस्त में आएंगे। मसलन अब्दुल्ला एक अच्छा तालिबे इल्म है। अब इसमें जो अब्दुल्ला नाम दे दिया गया है, तो ये इस्म नकरा में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक स्पेशल नाम बता दिया गया है। लेकिन अगर तालिबे इल्म की बात करें तो तालिबे इल्म एक कॉमन वर्ड है, हम उस तालिबे इल्म का स्पेशल मखसूस नाम नहीं जानते, तो ये इस्म नकरा की फ़हरिस्त में आएगा। उसके बाद है जी इस्म मारफा। इस्म मारफा को इस्म ख़ास भी कहते हैं। इस्म मारफा वो इस्म है जिसमें किसी ख़ास नाम की तरफ इशारा किया जाए, यानी किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम इसमें वाज़ेह किया जाए, इसे इस्म ख़ास या इस्म मारफा कहते हैं। मसलन अहमद। अब इस्म नकरा में कहा गया था लड़का, लड़के का कोई मखसूस नाम नहीं था, जबकि यहाँ पर अहमद उसका नाम वाज़ेह कर दिया गया है, तो मतलब कि ये इस्म मारफा की मिसाल में से एक है। उसके बाद लाहौर, यहाँ एक जगह का नाम प्रोमिनेंट कर दिया गया है।
कुरान पाक, चूँकि कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है, एक मखसूस नाम है किताब का, तो ये इसम मारफा की फ़हरिस्त में आएंगी। इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, कोई भी बुक जिसका नाम वाज़ेह कर दिया गया है वो इसम मारफा की फ़हरिस्त में शामिल होंगी। इसके बाद है जी मानो बिल्ली। अगर अकेला बिल्ली कहा जाता तो वो एक इसम नकरा के मिसाल में से एक होता, लेकिन यहाँ पर मानो बिल्ली कहकर उसका नाम प्रोमिनेंट कर दिया गया है, तो मतलब ये इसम मारफा की फ़हरिस्त में से है। इसके बाद है जी इसम की इक़साम बलिहाज बनावट। जिस तरह मानी के लिहाज से इसम की इक़साम है, इसी तरह से बनावट के लिहाज से इसम की चंद इक़साम हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर इसम जामद, दूसरे नंबर पर इसम मस्दर और तीसरे नंबर पर इसम मश्तक। सबसे पहले है जी इसम मस्दर, इसम जामद। इसम जामद, जामद का मतलब है ठोस या जमा हुआ। ये वो इसम है जो ना तो ख़ुद किसी कलमा या इसम से बना होता है और ना ही इससे कोई और कलमा या इसम बन सकते हैं। मसलन मेज़, कुर्सी, किताब, पेन, सोना, चांदी वगैरह। अब ये ख़ुद एक ठोस फॉर्म में हैं, जमे हुए या ठोस हालत में हैं, लेकिन ये ना तो ख़ुद किसी कलमे या इसम से बने हैं और ना ही इनसे मज़ीद कोई कलमा या इसम बन सकते हैं। तो ये है इसम जामद। उसके बाद है इसम मस्दर। इसम मस्दर वो इसम है जो काम के मानी देता है, फ़ेल के मानी देता है। इससे कई इसम और फ़ेल बन सकते हैं। इसम मस्दर में कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता, यानी कि मस्दर में फ़ेल हाल, फ़ेल माजी या फिर फ़ेल मुस्तकबिल की बात नहीं की जाती। मस्दर की इलामत ये है कि इसके आखिर में ना आता है। मसलन उठना, बैठना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना वगैरह। अब इसमें अगर उठता है, उठता था या उठता होता तो इसमें ज़माना मौजूद होता, तो ये मस्दर में नहीं आते। अब जबकि इसमें उठना, बैठना, सोना, जागना, इसमें किसी ज़माने का ज़िक्र नहीं किया गया, तो मतलब ये इसम मस्दर हैं। और इसकी एक मखसूस निशानी बता दी गई कि अल्फाज के आखिर में नून अलिफ ना का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी इसम मश्तक। मश्तक के मानी है निकला हुआ, यानी इसम मश्तक वो इसम है जो किसी मस्दर से निकला हो, और इसम मश्तक में ज़माना भी पाया जाता है। इसम मश्तक की मिसाल मैं आपके सामने पेश करूँगी। सबसे पहले पढ़ना। पढ़ना अब मस्दर था ना, तो जब हमें इसम मश्तक में जाना है तो ये पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा। इसमें ज़माना भी आ सकता है, जैसे पढ़ना से पढ़ता है, पढ़ता था या पढ़ेगा। इस तरह अगर आप खेलना की बात करें, खेलता है, खेलता था या खेलेगा। रोता है, रोता था या रोएगा। दौड़ता है, दौड़ता था या दौड़ेगा। यानी कि ये मस्दर से ही निकला हुआ होता है, लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पर कोई ज़माना पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम मुज़क्कर मोनस। सबसे पहले मैं मुज़क्कर मोनस की तारीफ़ सादा अल्फाज में बयान करना चाहूँगी। मुज़क्कर और मोनस की पहचान करना नहायत आसान है। मुज़क्कर में आमतौर पर अल्फाज अलिफ पर ख़त्म हो जाते हैं और मोनस में अल्फाज के आखिर में छोटी ये आता है, जैसे अब्बू, अम्मी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मोनस कोई भी लफ्ज़ होगा तो उसका एंड छोटी ये से होता है। कुछ ऐसे मोनस भी होते हैं जो छोटी ये पर एंड नहीं करते, जैसे कि दर्जी से दर्जन। अब इसके
आगे नून आ रहा है। तो इसके आगे मैं कुछ असूल बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मुज़क्कर की तारीफ़। तो जो इस्म नर के लिए बोला जाता है उसे मुज़क्कर कहते हैं। मसलन लड़का, चचा, घोड़ा, नाना, मामा, इस तरह की बहुत सी और भी इमसाल हैं। जबकि मुअन्नस की तारीफ़ करें तो जो इस्म मादा के लिए बोला जाता है वो मुअन्नस कहलाता है। मसलन लड़की, चची, घोड़ी, अम्मी, नानी, बहन, यानी जो मादा के लिए फ़ीमेल के लिए यूज़ हो उसे मुअन्नस कहते हैं, और जो मेल के लिए यूज़ हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। अब हम देखेंगे मुअन्नस की इक़साम। मुअन्नस की भी दो इक़साम हैं। नंबर 1 हकीकी मुअन्नस और नंबर 2 गैर हकीकी मुअन्नस। अब ये हकीकी मुअन्नस क्या है? हकीकी मुअन्नस वो मुअन्नस होता है जिसके अगेंस्ट कोई मुज़क्कर का होना ज़रूरी होता है। यानी कि अब देखिए, औरत एक मुअन्नस है तो इसके अगेंस्ट मर्द होगा, भाई तो इसके अगेंस्ट बहन, बेटी तो इसके अगेंस्ट बेटा। इस तरह से बहुत सी इमसाल हैं हकीकी मुअन्नस की। जबकि गैर हकीकी मुअन्नस के अगेंस्ट मुज़क्कर का होना ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन, आँख, जान, अब ये वो मुअन्नस हैं। दीवार, नाक, कुर्सी, सुई, ये वो मुअन्नस हैं जिनके अगेंस्ट मुज़क्कर का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। अब जो गैर हकीकी मुअन्नस है उसकी भी आगे दो इक़साम हैं कि उसमें कुछ मुअन्नस इलामती मुअन्नस होते हैं और कुछ समाई या समाअती मुअन्नस होते हैं। अब इलामती मुअन्नस जैसे कि कुर्सी, सुई, चारपाई, चौकी, जिसमें मुअन्नस की इलामत पाई जाती हो वो इलामती मुअन्नस कहलाते हैं। जबकि समाई मुअन्नस जो हैं, इलामती मुअन्नस का मैंने बता दिया कि कुर्सी, सुई, चारपाई, चौकी वगैरह वगैरह ये इलामती मुअन्नस हैं, इनमें कोई ना कोई मुअन्नस की इलामत मौजूद होती है। जबकि समाअती मुअन्नस जो है ये हमारी समाअत पर इनका इन्हिसार होता है, यानी ये सुनने में हम इसे फ़ील करते हैं कि ये एक मुअन्नस है। जैसे किताब, दीवार, नाक, आँख। अब उसकी नाक लंबी है, इससे सुन के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये नाक जो है ये मुअन्नस है। ठीक है, यानी कि समाअती मुअन्नस का इन्हिसार हमारे सुनने पर होता है, हमारी समाअत पर होता है। उसके बाद है जी वाहद, जमा। एक चीज़ को वाहद कहते हैं और एक से ज़ायद चीज़ों को जमा कहते हैं। वाहिद वो इस्म है जो एक शख्स, एक चीज़ या किसी एक जगह को ज़ाहिर करे। मसलन किताब, लड़का, मस्जिद वगैरह वगैरह। जबकि जो जमा है, जमा वो इस्म है जो एक से ज़ायद अशख़ास या एक से ज़ायद चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। मसलन मैंने पीछे जो एग्ज़ाम्पल बताई किताब, तो इसे अगर हम किताबें कर देंगे तो वो जमा बन जाएगा। लड़का से लड़के जो हैं वो जमा में चले जाएंगे। मस्जिद से मस्जिदें जो हैं वो जमा में चले जाएंगे। यानी एक शख्स से ज़्यादा अशख़ास में तब्दील हो जाना या एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों में तब्दील हो जाना, ये जमा की अलामत है। अब वाहिद अल्फाज से जमा अल्फाज बनाने का तरीका। अब वाहिद अल्फाज को जमा अल्फाज बनाने के लिए कुछ असूल चाहिए होते हैं जिन पर हमने अमल करना होता है। तो जिन अस्माए वाहिद के आखिर में अलिफ या गोल है आए तो उसे बड़ी ये में तब्दील करके जमा बनाया जा सकता है। मसलन जूता से जूते,
अब इसके एंड पे अलिफ है, इसे बढ़िया में चेंज कर दिया तो ये जमा में कन्वर्ट हो गया। नक्शा से नक्शे, बच्चा से बच्चे, कुत्ता से कुत्ते, वगैरह वगैरह। इसी तरह से वाहिद के आखिर में अगर हमज़ा या और नून गुन्ना लगाएं तो वाहिद से जमा में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिसे हमने हमज़ा छोटी ये और नून गुन्ना को मिलाने से उसे जमा में कन्वर्ट करना होता है। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगी। सदा से सदाएं, बला से बलाएं, हवा से हवाएं, वगैरह वगैरह। इसी तरह वाहिद अल्फाज के आखिर में अलिफ और नून गुन्ना लगाकर उसे जमा बनाया जा सकता है। यानी कुछ वाहिद ऐसे होते हैं जिनके एंड पे अलिफ और नून गुन्ना लगा देने से उन्हें जमा में तब्दील किया जा सकता है। जैसे गाड़ी से गाड़ियाँ, थाली से थालियाँ, ताली से तालियाँ, प्याली से प्यालियाँ, वगैरह वगैरह। इसी तरह से वाहिद के आखिर में या और नून गुन्ना का इजाफ़ा करके भी हम कुछ वाहिद अल्फाज को जमा में तब्दील कर सकते हैं। मसलन तस्वीर से तस्वीरें, पेंसिल से पेंसिलें, किताब से किताबें। यानी कि ये वो असूल हैं जिन पर अमल करके हम वाहिद अल्फाज को जमा अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इन पर मुकम्मल ग्रिप हासिल करने के लिए हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवानी होगी कि रीडिंग के दौरान भी वाहिद और जमा की पहचान करवाई जाए। अगर किसी जगह पर जमा का ज़िक्र आ रहा है यानी कि ज़्यादा चीज़ों का ज़िक्र आ रहा है तो वहाँ पर बच्चों को ये क्वेश्चन किया जाए बच्चे से कि ये वाहिद है या जमा है। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस से भी बच्चे अच्छे से इन असूलों को समझ पाएंगे। उसके बाद है जी जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी क्लासेस में, इनकी बेस बनती है, बुनियाद बनती है, उसमें जोड़ तोड़ का नहायत ही अहम किरदार है। कोई भी जुमला जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए से तश्कील पाता है। यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज को जब आप इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं तो वो एक जुमले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जबकि जुमला तो लफ्ज़ों से बनता है, तो लफ्ज़ किससे बनता है? लफ्ज़ मुख्तलिफ हरूफ को इकट्ठा करने से, मिलाने से कोई लफ्ज़ तश्कील पाता है। और जो लफ्ज़ है हम हरूफ से जिसे तश्कील देते हैं, उन हरूफ से भी हमने बच्चों को जोड़ तोड़ बनाना सिखाने होते हैं। यानी कि जोड़ तोड़ बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को डेली बेस पर एक्टिविटी करवाएं जिसमें सब आप अलिफ से लेकर या तक हरूफ़े तहज्जी है ना, तो सबसे पहले अलिफ को पकड़ लें। अलिफ के साथ एक और लफ्ज़ जोड़कर आप उन्हें उसका जोड़ बनाना सिखाएं। अलिफ बा अब, अलिफ ता अत, अलिफ जीम अज, इस तरह से। और फिर वो इकट्ठे लफ्ज़ जो लिखे हुए हैं उन्हें तोड़ना भी सिखाएं, यानी कि जोड़ और तोड़ दोनों उनकी समझ में आए। सबसे पहले एक हरफ को जोड़ें अलिफ के साथ। उसके बाद जब यानी 2 हरफी लफ्ज़ बनाने पर बच्चों की ग्रिप आ जाए मुकम्मल तौर पर, तो फिर आप 3 हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाना सिखाएं। फिर इसी तरह से 4 हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाना सिखाएं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मुश्किल अल्फाज बनाना भी सीख जाएंगे। अब जोड़ तोड़ बनाने का तरीका जैसे कि मैंने पीछे भी क्लियर कर दिया है कि डेली बेस पे जो हमारी सरगर्मी है, एक्टिविटी है, अगर हम बात करें नर्सरी की, पीजी की, 1 या प्रेप की, तो उसमें ये होना चाहिए कि बच्चों को डिफरेंट डायग्राम्स बना देनी चाहिए। यानी कि एक ट्री बना दिया और उस ट्री की जो शाखें हैं उसके ऊपर जो है ब्लॉक या सर्कल वगैरह ड्रा कर दिए और उनमें बच्चों को इसी फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में ये सिखाया जाए कि यहाँ ये हरूफ आप जोड़ेंगे तो इस ब्लॉक में या इस सर्कल में आप क्या लिखेंगे, क्या लफ्ज़ बनता है इनको मिलाने से। इसी तरह से और भी बहुत सारे तरीके हैं
कॉलम मैच के ज़रिए आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप एक लफ्ज़ को जब दूसरे लफ्ज़ के साथ कॉलम मैच करेंगे तो उसका जो लफ्ज़ वजूद में आता है, यानी जो नया वर्ड उससे बनता है, वो आगे वो ब्लॉक में लिखेंगे। तो इस तरह से अगर आप बच्चों को डेली बेस पर एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे जोड़ और तोड़ बनाना सीख जाएंगे। और उर्दू में वही बच्चे अच्छी ग्रिप हासिल करते हैं, या यूँ कह लें कि अच्छे से उर्दू पढ़ना और लिखना सीखते हैं, जिनके जोड़ तोड़ जो हैं अच्छे से पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया, इनकी बेस अच्छी बनाई गई हो। और उर्दू में बेस बनाने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो जोड़ तोड़ बनाने का तरीका सिखाना ही है। जी, इसी के साथ हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन मैं साथ ही कहना चाहूँगी कि आज हमने इसम की इकसाम देखी, जिसमें मानी के लिहाज से भी थी और बनावट के लिहाज से भी थी। उसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस, उसमें हकीकी और गैर हकीकी और मज़ीद हकीकी गैर हकीकी की इकसाम भी थी। उसके बाद वाहिद जमा बनाने के असूल थे, इनकी डेफिनेशन थी, और जोड़ तोड़ बनाने का तरीका वगैरह थे। तो अब हमने ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी भी होंगी जिससे हम पहले से अवेयर हैं, बिकॉज़ वी आर टीचर्स। और टीचर ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों की बेस कैसे बनानी है। लेकिन जैसे कि इल्म एक समंदर है और इल्म हासिल करना हम सब पर फ़र्ज़ भी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं जानते होते, हमारे इल्म में नहीं होती, तो सीखने में कोई हर्ज नहीं होता। और बेसिकली इस ट्रेनिंग का मकसद भी यही है कि जो चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं, या जो हमारे सामने खुली हुई चीज़ें नहीं हैं, जो हमसे पोशीदा चीज़ें हैं, वो हमारे सामने आएँ और हम अपने बच्चों को एक अच्छा स्टूडेंट बना सकें और ख़ुद एक अच्छे टीचर साबित हो सकें। तो इन चीज़ों को अच्छे से आप इनकी असाइनमेंट तैयार करेंगे, ताकि एक दफ़ा जब आप इन चीज़ों को लिख लेंगे, इनकी समरी बना लेंगे, तो फिर आई थिंक जब आपका टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, उसके बाद ग्रैंड टेस्ट, तो इसमें भी ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही मौसर साबित होगी। और वैसे भी आपकी असाइनमेंट्स चेक होनी है मंथ के लास्ट में। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप सुने, इसकी एक फ़ाइनल आप समरी बनाएंगे, असाइनमेंट तैयार करें इसकी, और फिर अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से इन्हीं तरीक़ों के मुताबिक पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आपके स्टूडेंट्स भी अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ सकें और आप भी अच्छी तरह से इन चीज़ों पर ग्रिप हासिल कर सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।